हेलो स्टूडेंट, होप के तुम सब लोग ठीक हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 को शुरू करेंगे और इसका पहला टॉपिक है 5.1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, पूरे लेक्चर को ना मैंने व्हाइट बोर्ड पे पीछे लिख भी दिया ताकि तुम लोगों को लेक्चर समझने में और याद रखने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। अच्छा, चैप्टर का नाम है मेरे पास सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर के पहले वाले पोर्शन में हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स को, आखिरी वाले पोर्शन में हम स्टडी करेंगे फ्लूइड को। तुम लोगों ने स्कूल में बेसिक स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया हुआ है कि मैटर के तीन बेसिक स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और भी है प्लाज्मा वगैरह, लेकिन बेसिक तीन यही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो लिक्विड और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस ये मेरे पास कंबाइन नहीं होता है फ्लूइड। लिक्विड और गैस को मैं कंबाइन नहीं बोलता हूँ, फ्लूइड्स। और इसे मैं चैप्टर के लास्ट में स्टडी करूंगा। अभी मुझे देखना है सॉलिड्स को। तो सॉलिड क्या आते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। एक सॉलिड को अपने सामने इमेजिन कर लो। अब सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम लोगों को नजर आ रही है। वो जो सॉलिड है, उस सॉलिड को ब्रेक करना मुश्किल है। सॉलिड ऐसा तो होगा, रिजिड है, तो ब्रेक करना मुश्किल है। तो मुझे नजर आ रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो आपस में बड़े स्ट्रॉन्गली बाउंड है, कि उन्हें ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। वो जो सॉलिड है, वो उसे कंप्रेस करना भी मुश्किल है, वो इनकम्प्रेसिबल भी है, वो रिजिड भी है। वो जो सॉलिड है, मुझे उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नजर आ रहा है, सिलेंड्रिकल है, रोड टाइप है, उसका मुझे वॉल्यूम भी पता नजर आ रहा है, उसकी शेप भी जो सी वो विजिबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दी है सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर फर्मली बाउंड, बड़े स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का, डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी है। अच्छा, इनकी डेंसिटी बड़ी ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। गैसेस की तो डेंसिटी बहुत कम होती है ना, और लिक्विड की भी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स कम ही होती है। तो जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स, रिजिड होते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड्स में, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन। तो जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अनलाइक सॉलिड, अनलाइक लिक्विड और गैसेस, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेम एसिड गैसेस में तो रैंडमली कहीं पे भी जा सकते हैं ना, और लिक्विड में भी मूव कर सकते हैं। जबकि सॉलिड्स में ऐसे नहीं होता। सॉलिड्स में जो पार्टिकल है वो मोशन में होते हैं, लेकिन वो जो मोशन है उन्हें मैं वाइब्रेटिंग मोशन कहता हूँ। अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रैंडमली कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है उन्हें। तो जो पार्टिकल्स हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। क्लासिफाई किया गया तुम लोगों की बुक में सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक है मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक है मेरे पास अमोर्फस और ग्लासी सॉलिड्स, और एक है मेरे पास पॉलीमेरिक सॉलिड। इन तीनों को बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन को, फिर अमोर्फस और फिर पॉलीमेरिक सॉलिड्स को। तो यहाँ पे मेरे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? अब सॉलिड को इमेजिन करो। अब मैं मोलेकुलर लेवल पे उतर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ सॉलिड्स को, मोलिकुलर लेवल पे मैं उतर आया हूँ। अगर तो मुझे मोलिकुलर अरेंजमेंट बड़ी जो से वो यूनिक नजर आती है, रेगुलर अरेंजमेंट नजर आती है, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, तो सॉलिड को मैं बोलूंगा ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं कि जिनमें मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो बड़ी रेगुलर होती है, पूरी तरतीब के साथ होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। तो सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं स्टडी करता हूँ, दो टेक्निक्स बुक में मेंशन है। एक है मेरे पास एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड और एक है मेरे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन मेथड, TEMB से बोला जाता है। एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि मान के चलिए ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े रेगुलरली अरेंज है। ये मैंने इनकी लेयर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया डॉट की फॉर्म में। एटम्स या मॉलिक्यूल मुझे रिप्रेजेंट करे। अब मुझे स्ट्रक्चर देखना है कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ये किस स्ट्रक्चर में है। मुझे स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन पे एक्स रेज को क्या करूंगा, बम्बार्ड करवाऊंगा, एक्स रे फेंकूंगा। एक्स रेज मुख्तलिफ लेयर से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आएंगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आएंगे मेरे पास, तो इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगी। तो इन्फॉर्मेशन से मुझे पता लग जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के। तो यहाँ पे इनकी बम्बार्डमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस सेटअप में अरेंज है, इनकी अरेंजमेंट किस टाइप की है। तो एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड है। और दूसरा के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन मेथड। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक्स रे की बजाय मैं इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाता हूँ, तो उससे मेरे पास स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, अभी मैंने बोला कि जो सॉलिड है उनमें जो पार्टिकल है वो वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो भी तो सॉलिड की टाइप है, इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं, आगे पीछे जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। अच्छा, ये जो वाइब्रेटिंग मोशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर एक टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊंगा ना, तो ये जो वाइब्रेटिंग मोशन है ये बढ़ती जाएगी। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स आर इन वाइब्रेटिंग मोशन। और वो जो वाइब्रेटिंग मोशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी
पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो एक मुझे यूनिक स्ट्रक्चर नजर आता है, यूनिक स्ट्रक्चर नजर आता है पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स और ये पार्टिकल्स का आपस में यूनिक स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस तुम लोगों ने स्कूल में अगेन पढ़ी है। ऐसी फोर्सेस लाइक कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोवलेंट बॉन्ड होना, आयनिक बॉन्ड होना, ये फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को उनकी अपनी जगह पे कंस्ट्रेंट करके रखती है। इन फोर्सेस को मैं बोलता हूँ कोहेसिव फोर्सेस, है ना। कोहेसिव फोर्सेस सिंपली कोवलेंट बॉन्ड वगैरह को तुम लोग कह सकते हो। आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उन्हें मैं सिंपली आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल्स बनने की वजह से जो बॉन्ड होते हैं, स्कूल में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, उन्हें कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो कोहेसिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इतना विशाल स्ट्रक्चर सस्टेन करता है अपनी जगह पे। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं व्हिच मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ होल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये पूरे क्रिस्टलाइन लैटिस का स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और लास्ट में ये लिखा हुआ है, अभी मैंने बोला ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये होती है ड्यू टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, होता क्या, वाइब्रेटरी मोशन भी बढ़ती जा रही है, ज्यादा विग्रसली वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती जा रही है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा देता हूँ कि वाइब्रेटरी मोशन इतनी जो सी एक्सेसिव हो जाती है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूटने लग पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की जहां पे मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्ड कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि जिस उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वाइब्रेशन इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है कि स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करने लग पड़ता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। उस शार्प एग्जैक्ट टेम्परेचर को मैं बोलता हूँ ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, अब चलते हैं अमोर्फस और ग्लासी सॉलिड्स की तरफ। अच्छा, अगला है मेरे पास अमोर्फस और ग्लासी सॉलिड्स। अमोर्फस वगैरह ये ग्रीक वर्ड है अमोर्फस, इसमें ए का मतलब होता है नोट और मोर्फस का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। ऐसे सॉलिड्स कि जिनकी कोई रेगुलर फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं हो, मतलब मैं मोलेकुलर लेवल पे उतर है और मैं देखता हूँ कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो रैंडमली जो से बिखरे हुए हैं, उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर ऑर्डर है। तो यहाँ पे अमोर्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर, इनके कोई स्पेसिफिक फॉर्म और स्ट्रक्चर नहीं होता। The solids in which there is no regular arrangement of molecules, ऐसे solids के जिसमें molecules की कोई regular arrangement नहीं है किसी टाइप की, तो उन solids को मैं बोलूंगा amorphous। क्रिस्टलाइन में तो मुझे बड़ा regular order नजर आता था, लेकिन इनमें कोई regular arrangement नहीं है। तो amorphous are more like liquids with the disorder but the structure is frozen। तो ये लिक्विड की तरह है। लिक्विड्स में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखरे होते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसी लिक्विड को अगर मैं फ्रीज कर दूं तो अमोर्फस का जो स्ट्रक्चर है मेरे पास लिक्विड टाइप के बनता है। बस लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो से वो मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसी लिक्विड को फ्रोजन कर दूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो जस्ट लाइक अमोर्फस सॉलिड की तरह होगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली बिखरे होते हैं, बस वो मूव नहीं कर पाते, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड्स में वाइब्रेशन तो होती है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बस रेगुलरली इरेगुलरली बल्कि क्या होते हैं वो अरेंज होते हैं, बस यही हिसाब है। अच्छा, अनलाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का तो बड़ा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता था ना, एक खास टेम्परेचर पे आके पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देता था, उस पॉइंट को मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलता था। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूँ तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर है ना, जो मेरे पास सब्सटेंस है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और पेस्ट लाइक लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता जा रहा है और फिर एक खास टेम्परेचर पे आके वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो अमोर्फस सॉलिड है इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जहां पे तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट था वो उस मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो मेरे पास सॉलिड ही है, लेकिन उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्रिस्टलाइन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही जो है वो सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है और फिर एक खास टेम्परेचर पे आने के बाद वो पूरे का पूरा पेस्ट, थिक पेस्ट जो है विस्कस लिक्विड बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी से मेरे पास ग्लास होती है। ग्लास अगर तुम लोगों ने बनते हुए देखा हो तो जो ग्लास है वो पहले मेरे पास एक पेस्ट होता है, थिक लिक्विड विस्कस पेस्ट होता है, उस पेस्ट से जो है वो मेरे पास ग्लास के क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं। तो इसी वजह से इन्हें ग्लासी सॉलिड्स भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन, हीट करने पे ये ऐसे ऐसे सॉफ्ट करने लग पड़ते हैं इनटू पेस्ट लाइक स्टेट में बिफोर इट बिकम्स अ वेरी विस्कस लिक्विड एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस में आते आते ये बड़े विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं।
सो दे आर आल्सो नोन एज ग्लासी सॉलिड्स, इसी बिना पे इन्हें ग्लासी सॉलिड्स बोल दिया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, अनलाइक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो अब हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स, आखिरी पॉइंट को पॉलीमेरिक सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। इन सारी चीजों को नोट डाउन करो और मैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स की हेडिंग को नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की आखिरी कैटेगरी है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड या पॉलीमर्स क्या आते हैं? देखो मेरे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिन्हें मैं मोनोमर्स बोलता हूँ, जब वो केमिकली कंबाइंड करते हैं ना मेरे पास, तो मेरे पास एक जायंट स्ट्रक्चर बनता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, और इस जायंट स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ पॉलीमर। ये मेरे पास क्या है? पॉलीमर। बनता है कैसे? मोनोमर से मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर। कैसे बनते हैं देख लेते हैं अभी, लेकिन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स मेरे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बनते कैसे हैं? मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिन्हें मैं मोनोमर्स बोलता हूँ, उनसे मिलकर मेरे पास मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, और उस मैक्रोमोलिक्यूल को मैं पॉलीमर बोलता हूँ। यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे मैंने लिखा हुआ है दे आर क्लासिफाइड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स को मैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप में क्लासिफाइड करता हूँ। देखो इसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कि जहां पे पार्टिकल्स रेगुलरली बड़े ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसे अरेंज होते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां पे पार्टिकल्स रैंडमली बिखरे होते हैं, उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, लाइक अमोर्फस सॉलिड। तो इसे मैं क्लासिफाई करता हूँ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो कुछ पोर्शंस में पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है और कहीं पे नहीं है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन की तरफ आते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है? देखो वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स केमिकली कंबाइंड होकर मेरे पास पॉलीमर बनता है, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स केमिकली कंबाइंड करते हैं और मेरे पास जॉइंट स्ट्रक्चर पॉलीमर बनता है। ठीक है, एग्जांपल की तरफ आए तो पॉलीथीन बैग है। पॉलीथीन बैग मेरे पास पॉलीमर है, जो तुम लोगों ने हैंड बैग, सुपर बैग देखे हैं, तो वो पॉलीथीन के बैग है। पीवीसी पाइप, वाटर पाइप जो अक्सर घरों में इंस्टॉल होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप बोल दिया जाता है, तो पीवीसी पाइप भी मेरे पास पॉलीमर है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का जो धागा अक्सर दर्जियों के पास तुम लोगों ने देखा होगा, मशीन के ऊपर उसने रखा था, तो नाइलॉन 66 ये जो धागा है मेरे पास, ये भी पॉलीमर है। अच्छा, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन के जो कप है, वो जो मेरे पास फोमी कलर के कप होते हैं कि बस एक मरतबा यूज करो उसके बाद उसे सिंपली डंप कर दो, तो वो जो कप या प्लेट्स होती है मेरे पास, वो पॉलीस्टाइरीन है और ये भी पॉलीमर है। इसके बाद बेकालाइट है। बेकालाइट क्या है? देखो अक्सर वर्किंग या कंस्ट्रक्शन एरिया पे जो वर्कर होते हैं उन्होंने येलो कलर की कैप पहनी होती है ना, कंस्ट्रक्शन एरिया में तुम लोगों ने देखा होगा वर्कर्स ने येलो कलर की एक कैप पहनी होती है, वो बेकालाइट की होती है। तो बेकालाइट भी मेरे पास क्या है? एक पॉलीमर है। अच्छा, इसके अलावा बुक में एक एग्जांपल डिस्कस है, वो क्या है? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर बेसिकली ये भी एक मटेरियल है, पॉलीमर है, और ये हासिल होता है मुझे दरख्तों से, ट्री से हासिल होता है। एक फ्लूइड वाइट कलर का फ्लूइड होता है और दरख्तों वगैरह से हासिल होता है, उसे मैं बोलता हूँ नेचुरल रबर। इसका फॉर्मूला भी बुक में डिस्कस है, विच इज C5H6, और यहाँ पे N का मतलब है इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो मेरे पास पॉलीमर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, C5H6 और यहाँ पे सिंपली N। तो नेचुरल रबर, ठीक है, दरख्तों, इंडियन रबर भी इसे बोल दिया जाता है। तो ये भी मेरे पास क्या है? एक पॉलीमर है। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला की तरफ आते हैं। बुक में ना साइड इंफॉर्मेशन पे तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। इस फॉर्मूला को बोला जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनता है? ये बनता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मेरे पास मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो मेरे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीवीसी इसे कह दिया जाता है। पीवीसी पाइप अभी मैंने बोला ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है, पीवीसी बनता कैसे? देखो कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड आपस में बना सकते हैं। कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये मेरे पास 2 कार्बन है, तो 2 बॉन्ड तो ये आपस में बना लेते हैं, पीछे हर एक का 2-2 बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड इन्होंने आपस में बना ली, 4 बना सकते हैं, 2-2 बना ली, तो बचे इनके 2-2 बॉन्ड्स। तो ये जो पहले वाला कार्बन है ये 2 बॉन्ड्स बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। ये वाला जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एक क्लोराइड के साथ बनाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास बनता है इसे मैं बोलता हूँ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इस तरीके के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरे पास आपस में मिलेंगे तो मेरे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। कैसे? अब होता क्या है कि यहाँ पे एक जो बॉन्ड है कार्बन का आपस में वो टूट जाता है, एक बॉन्ड तो आपस में जाएगा टूट, तो पीछे बचेगा क्या? एक बॉन्ड टूट गया, बाकी हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक क्लोराइड नीचे, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर वैसे का वैसे। अब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए, एक एक बॉन्ड दोनों का फ्री है। तो अब होगा क्या कि एक बॉन्ड से ये अपनी चेन को कंटिन्यू करेगा, ये वाला कार्बन पिछले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये चेन चलता रहेगा, H H।
बेसिक कॉमन ये, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट होता रहेगा। तो ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विनाइल क्लोराइड के मिलेंगे, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो अब होगा क्या, तो ये 3 बॉन्ड थे, फिर जो चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, अपनी चेन को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैंने स्मॉल n लिखा हुआ है कि ये कॉमन है, यही आगे क्या आता जाएगा, यही स्ट्रक्चर बेसिकली सेपरेट करता जाएगा। तो ये मेरे पास विनाइल क्लोराइड है, और ये मेरे पास जो मैंने वो मेरे पास पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसे मैं प्रीवियसली बोल देता हूँ। प्रॉपर्टीज की तरफ आओ तो स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास होती है रेशियो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है उसकी जो डेंसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, उसे मैं वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी से मुझे ये पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास होती है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल है, स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब इनकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट से बड़ी कम होती है, मतलब ये लाइट वेट होते हैं ना, हैंडल करना इन्हें आसान है, वेट बहुत ज्यादा लाइट है। एक तो ये प्रॉपर्टी स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा क्या, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। मतलब अगर इनके अपने वेट की बात की जाए तो बड़े लाइट वेट होते हैं, और उसके कंपैरेटिवली ये बड़ी स्ट्रेंथ को एंड्योर कर लेते हैं ना, बर्दाश्त कर लेते हैं। लाइक पॉलीथीन के बैग है मेरे पास, इनका अपना वेट ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल बड़ा स्मॉल वेट होता है, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा जैसे वो स्ट्रेंथ या बहुत ज्यादा वेट को कैप्चर कर लेते हैं। तो इनकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो की ज्यादा होती है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया। स्टार्ट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड से, फिर अमोर्फस और लास्ट में पॉलीमेरिक सॉलिड को डिस्कस किया। होप कि तुम लोगों को ये पसंद आया होगा लेक्चर। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।